दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अपने चैनल मिशन आईपीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हमारी अगली वीडियो जो आपने देखी, पिछली वीडियो जो देखी थी आपने, वो था खिलजी वंश से, ठीक है ना। तो खिलजी वंश के बाद जो आता है वो आता है तुगलक वंश। जैसा कि आपने देखा होगा कि खिलजी वंश चला था 1296 से लेकर के 1320 तक, ठीक है ना। 1290 से लेकर के 1320 तक, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी वीडियो आनी थी वो तुगलक वंश की आनी थी, तो हम तुगलक वंश की वीडियो लेकर के आए हैं। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है ना। दोस्तों तो हम स्टार्ट करते हैं अब तुगलक वंश। दोस्तों क्या हुआ कि तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेकर के, जो इसके मतलब कि शुरू से लेकर के लास्ट तक शासक रहे हैं, वो 1320 से लेकर के 1413 तक शासन करते हैं, ठीक है ना। तुगलक वंश की बात कर रहा हूँ। अब तुगलक वंश का उदय कैसे हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही। क्या बताया था आपको, एक पेन ले लो फिर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र होता है कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक को क्या करता है कि एक होता है नसरुद्दीन खुसरो शाह होता है, जो कि एक हिंदू धर्म से होता है। लेकिन क्या करता है, पहले तो वो अपना धर्म परिवर्तन करता है और उसके बाद वहाँ के तुर्कों को क्या करता है, विश्वास प्राप्त करता है। धर्म चेंज करेगा, आखिर भाई हिंदू है तो अब हिंदू को तो विश्वास प्राप्त नहीं होगा, तो वहाँ के तुर्कों को इसका विश्वास प्राप्त हो जाता है कि खुसरो शाह को। फिर क्या करता है, ये गद्दी से बैठने से पहले ये क्या करता है कि ये मुबारक शाह की हत्या कर देता है। अब मुबारक शाह कौन होता है, मुबारक शाह होता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी का लड़का। खुसरो शाह उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। पर यह बात किसको नागवार गुजरती है, गाजी मलिक को। अब गाजी मलिक को क्या होता है कि गाजी मलिक जो है, ये गाजी मलिक है, ये होता है उस समय मुबारक शाह जिसकी हत्या वो कर देता है खुसरो शाह, उसके दरबार में ये क्या होता है, उत्तर पश्चिम का गवर्नर होता है। जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत होता है उसका एक गवर्नर होता है। ये क्या करता है, वहाँ से चलता है कि भाई ये तो गलत कर रहा है कि हमारे जो मलिक हैं उनको मारी जा रहा है, ये जितने हमारे मतलब कि जिसका ये गवर्नर होता है, कहता है इनकी तो हत्या करी जा रहा है। और वो उस समय इसके पास जो है तगड़ी सेनाएं होती हैं, सारा कुछ होता है। अब दिल्ली पे बैठा कौन होता है, दिल्ली पर बैठा होता है कौन, खुसरो शाह, जो कि क्या होता है एक हिंदू और धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना होता है। ये बैठा होता है, गाजी मलिक आता है अपनी सेना लेकर के और क्या करता है, खुसरो शाह को पराजित कर देता है। खुसरो शाह को पराजित किया और खुद क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है। यही गाजी मलिक जो है ये क्या करता है, तुगलक वंश की स्थापना कर देता है और खुद जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। अपना नाम जो है, इसका शुद्ध नाम जो था वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है। जो हमारी हिस्ट्री में पूछा जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मतलब कि कैसे जाने, खुसरो शाह एक हिंदू धर्म का होता है, जो कि धर्म परिवर्तन करके तुर्कों का क्या करता है, विश्वास प्राप्त करके दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक शाह की हत्या कर देता है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन मुबारक की हत्या कर देता है और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। फिर क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक का गवर्नर होता है उत्तर पश्चिम सीमा का, कौन, गाजी मलिक। गाजी मलिक क्या करता है कि आता है और क्या करता है, फिर खुसरो शाह की हत्या कर देता है, जो कि उस समय गद्दी पर बैठा होता है। और उसकी हत्या करने के बाद क्या करता है, खुद जो है राजा बन जाता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। अब हम जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि गयासुद्दीन तुगलक कौन था, ठीक है ना। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं, एक मिनट। हाँ, अब दोस्तों देखिए, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1325 शासन काल मैं आपको आज रिपीट करवाऊंगा। कब से, 1206 से। 1206 कब से, कब, गुलाम वंश से। और कब तक, तुगलक वंश पूरा तक, ठीक है ना। तो पहले आप पढ़ते जाइए, 1320 से लेकर के 1325 कौन बनता है, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से लेकर के 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, क्योंकि यही तो संस्थापक होता है तुगलक वंश का। तुगलक वंश का संस्थापक कौन होता है, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि क्या होता है, गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। अब इसका एक नाम पड़ता है मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी इसका नाम क्यों पड़ता है, ये वाला नाम इसका क्यों पड़ता है, क्योंकि ये क्या करता है, उस समय मंगोल होते हैं, वही चंगेज खां वाले, वो क्या करते हैं, भारत पर जो है बार बार आक्रमण करते हैं और उनको ये क्या करता है, कई बार पराजित करता है। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। और कई बार पराजित होने की वजह से इसका नाम बढ़ जाता है मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है ये।
दोस्तों ये क्या करता है कि नहर का निर्माण, आपको पता ना आजकल जो नहरें सिंचाई हो रही है, सिंचाई व्यवस्था, उसका निर्माण करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा, इसके बारे में जो जानने वाली बात है कि गयासुद्दीन तुगलक ने सड़कों की मरम्मत करवाई, पुल का निर्माण कार्य करवाया। पहली बात जानने की जरूरत यह है कि मलिक उल गाजी के नाम से कहलाया, तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है ना, नहर का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान था, सड़कें और पुल का भी निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में जो आजकल की डाक व्यवस्था है, देख लो कब की 1320 की बात है, तब डाक व्यवस्था चल गई थी बढ़िया से, श्रेष्ठ थी, उसके बारे में कहा जाता है डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी इसके शासनकाल में। दोस्तों एक बात दिया जाता है, पूछ लिया जाएगा, ऐसे ये कथन दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किसके बारे में कहा गया। इसमें क्या होता है, अमीर खुसरो जी होते हैं। अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि इसके अनुसार सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छुपाए रखता था। इसका अर्थात यह अर्थ होता है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था और विद्वान था। अमीर खुसरो कहते हैं कि जो मतलब कि अमीर खुसरो जी मानते हैं कि ये बहुत बड़ा विद्वान था, कि सैकड़ों पंडितों की पगड़ी अपने मुकुट के पीछे छिपाए रखता था। ये इतना ज्ञानी, इसकी ये बात नहीं कि रियलिटी वो छुपाए रखता था, नहीं, उसकी विद्वानता की बात कही है अमीर खुसरो जी ने इसमें, ठीक है ना। ये जानने की बात है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक, मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध, मंगलों को कई बार पराजित करने की वजह से, नहर निर्माण कराने वाले प्रथम सुल्तान। गयासुद्दीन तुगलक ने सड़कों की मरम्मत करवाई, डाक व्यवस्था इसके शासनकाल में श्रेष्ठ थी और अपने आप को बड़ा मतलब कि अमीर खुसरो ने इसको बहुत बड़ा विद्वान माना। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये जान गए हम। अब बात आती है इब्न बतूता जी की। इब्न बतूता जी क्या कहते हैं कि इब्न बतूता जी कहते हैं, इब्न बतूता होते हैं, बरनी होते हैं और अबुल फजल, ये क्या होते हैं उस समय, लेखक होते हैं, कोई साहित्यकार होता है, कोई कुछ भी होता है, मतलब कि जैसे बैठा जाते हैं, आपको पता है कि शासनकाल इतना बड़ा होता है, राजा इतने बड़े होते हैं, तो कोई राइटर हो जाता है, कोई बीड़ा वादक हो जाता है। तो इब्न बतूता, बरनी, अबुल फजल, कभी कह लो एक तरीके से, ये सब होते हैं उसके। तो वो ये लोग क्या कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण जूना खां, ये जूना का नहीं रहेगा, जूना खां का षड्यंत्र था। जूना खां कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था। जूना खां क्या कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था। मतलब इसका ये हुआ कि जूना खां के द्वारा ही जो, मतलब कि इसमें क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है एक महल के पास जाता है वहाँ, जो कि उसका पुत्र बनवाया होता है, कौन? जूना खां। जब वो जैसे वो जाता है उस महल में, क्या होता है, महल गिर जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। हत्या नहीं, वो मर जाता है, लेकिन इसको हत्या माना जाता है एक तरीके से। तो इसी में जो है इब्न बतूता, बरनी और अबुल फजल जी कहते हैं, अभी जो ये इब्न बतूता जी हैं वो जूना खां के क्या होते हैं, जूना खां के दरबार में होते हैं, ठीक है ना। इब्न बतूता जी एक अफ्रीकी यात्री होते हैं इब्न बतूता, ठीक है ना। तो ये भी अभी आज आगे की जो कहानी आएगी इसके बाद जो शासन आएगा, जूना खां ही इसके बाद जो है क्या बनेगा, वो शासक बनेगा। तो ये इब्न बतूता, बरनी, अबुल फजल जी कहते हैं कि जूना खां का ये षड्यंत्र था कि गयासुद्दीन तुगलक को बनाओ और ये महल ऐसे बनाओ कि जैसे गयासुद्दीन तुगलक जी आए वहाँ पे और गयासुद्दीन तुगलक आए, वो क्या हो, ये महल गिर जाए और मर जाए और मैं क्या बन जाऊँ, राजा बन जाऊँ। ये इब्न बतूता, बरनी, अबुल फजल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अगर पूछ ले गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो महल के गिर जाने से, ठीक है ना। ये अब देखो, अब बात आती है मोहम्मद बिन तुगलक जी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने की क्या बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। कौन होता है? इसका पुराना नाम होता है जूना खां, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है। कब? 1325 में। 1320 में कौन बनता है? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक होता है, और 1320 से लेकर के 1325 तक शासन करता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक बनता है 1325 से, और 1351 तक शासन करता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम मतलब के नाम से जाना जाता है। ये जो जूना खां था, अगर पूछ ले मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, ठीक है ना, तो वो जूना खां होता है। अब दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसे एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। इसका वहाँ के लोगों ने नाम धर दिया था क्योंकि ये ना राजधानी परिवर्तित करता था और लोग इससे परेशान हो गए थे। अरे भाई, राजधानी अभी यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ से लोगों को उठा के वहाँ लेके जाओ, ठीक है ना, वहाँ से फिर यहाँ ले आओ, ये क्या होता है? राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं। इसे क्या कहा गया? बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा गया। इसके बारे में जानने वाली बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान मूर्ख शासक
चाहे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक बोल दो, चाहे बुद्धिमान मूर्ख शासक, अगर ऐसे ही सवाल आते हैं तो आप मोहम्मद बिन तुगलक को टिक करोगे। दोस्तों, इसे उलुग खां की उपाधि दी गई थी, उलुग खां की उपाधि दी गई थी। अब देखो, अफ्रीकी यात्री होता है इब्न बतूता, जिसने क्या कहा था कि जूना खां ही ने गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की थी। अब वही इब्न बतूता यात्री होता है जो कि दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और राजदूत बनाकर के चीन भेजा गया। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भेजा गया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में इब्न बतूता दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है और राजदूत बनाकर के चीन भेजा जाता है। और इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री होता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही क्या होता है? भारत आया होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? अफ्रीका का यात्री था। अब दोस्तों, फिर एक बात, बरनी होते हैं, एक रचयिताकार कह लो, उसके दरबार में होते हैं, ठीक है ना। बरनी जी कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजनाएं शुरू करवाई। अब आप देख रहे होगे कि ये परियोजनाएं तो मैंने लिखी हैं 5 1 3 4 3, 5 1 3 4 2, 5 1 3 4, यहाँ पे देखो 3 जो आया है खुरासान वाला, खुरासान वाले की जगह क्या आएगा? यहाँ आएगा, ये देखो यहाँ सांकेतिक मुद्रा जो दिखा है यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये 3 ही रहेगा, ठीक है। तो 5 1 2 4 3, ये सांकेतिक मुद्रा वाला प्रचलन जो है ये 2 स्थान पे आएगा। ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि ये इनका मतलब कि कर्मानुसार है कि पहले कौन लागू हुआ, उसके बाद कौन लागू हुआ, उसके बाद कौन लागू हुआ। पहले लागू होता है ये, ठीक है ना, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है आपको, ताकि समझ में आ जाए। तो ये पहला होता है राजधानी परिवर्तन होता है, फिर होता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर क्या करता है ये कि खुरासान अभियान शुरू करता है, फिर कराचील अभियान का शुरू करता है, फिर दोआब क्षेत्र में वृद्धि करता है, मतलब कि दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर देता है, मतलब कि कर बढ़ा देता है दोआब क्षेत्रों में। अब देखो दोस्तों, पहला क्या है? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन में ये क्या करता है कि 1326 या 27 के आसपास, 1326 या 27 के आसपास क्या करता है ये कि अपनी जो राजधानी होती है देवगिरी, देवगिरी जो इसकी राजधानी होती है उसका नाम बदलकर दौलताबाद कर देता है और इसे अपनी राजधानी बना लेता है। पहले ये क्या करता है? देवगिरी का नाम बदल के ये दौलताबाद करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है कि उस राजधानी को छोड़ देता है और 1335 ईस्वी में क्या करता है ये? 1335 में ये क्या करता है कि दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है और वहाँ कहता है कि अब सारे अब जो है उठाओ और चलो वहाँ पे दिल्ली, अब इसको छोड़ दो। इस कारण इसका नाम जो है क्या पड़ा? एक बुद्धिमान मूर्ख शासक पड़ा था, ठीक है ना। अब दूसरी क्या बात होती है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये क्या करता है कि इसके दरबार में चांदी की होती है कमी, ठीक है ना, इसके दरबार में होती है चांदी की कमी। चांदी की कमी की वजह से ये क्या करता है कि ये चांदी के सिक्कों का मतलब कि कमी हो जाती है, तो ये क्या करता है कि कांसे, हाँ, तांबे और कांसे के सिक्के चला देता है चांदी की जगह और उसका मूल्य बताता है कि क्या होगा? उसका मूल्य क्या होगा कि वो चांदी के सिक्के के बराबर ही होगा। उसका मूल्य क्या होगा? चांदी के सिक्के के बराबर ही होगा, ठीक है ना। मतलब कि चलाता है कांसे का सिक्का, तांबे और कांसे का सिक्का, और बोलता है कि ये चांदी के सिक्के का बराबर रहेगा। ये रहता है इसका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। लेकिन ये इसकी योजना चलती नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इसके नकली बहुत ज़्यादा बनाने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये 1-2 बातें हो गई। अब बात आती है तीसरा, खुरासान अभियान। क्या होता है कि मध्य एशिया में, ठीक है ना, ये खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठा करके वहाँ पे कब्जा कर लेता है। मध्य एशिया में एक खुरासान राज्य होता है, वहाँ पे क्या करता है? ये विस्तारवादी नीति है, एक तरीके से अपने राज्य का विस्तार करना, ये काम ये करता है। चौथा होता है कराचील, ठीक है ना, कराचील। ये जो कराचील है ना, ये कांगड़ा, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश जो इस समय में है, ठीक है ना, वहाँ पे भी अभियान चला के कब्जा कर लेता है। 1 2 3 4, ठीक है ना। अब पांचवी बात आती है क्या? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोस्तों जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देना चाहूँ, दोआब क्षेत्र क्या होता है? 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र। पंजाब 5 नदियों के मध्य का क्षेत्र। पंजाब 5 नदियों के क्षेत्र, 5 नदियों के मध्य का क्षेत्र, और दोआब 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र।
अब दोनों साइड से नदियाँ निकल रही हैं और बीच में क्या है कि जो स्थान है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा उपज होगी उसमें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गेहूँ अगर बोया जाएगा, कुछ भी अगर बोया जाता है तो उसमें क्या होगा कि अपार मात्रा में धन उपलब्ध होगा। तो दोआब के क्षेत्रों में क्या करता है कि पहले जैसे मानो कि 5 रुपये लेता था, बोलता है कि अब 10 रुपये लूँगा, कर बढ़ा दिया इसने। दोआब के क्षेत्रों में कर की वृद्धि किया, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात आप जान गए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब थोड़ी बातें और जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये तो मैं आपको बता दिया है कि इसने राजधानी का नाम बदल कर, देवगिरी का नाम बदल कर दौलताबाद कर दिया था और अपनी राजधानी बनाया, और पूरा दिल्ली को क्या किया, 1335 ईस्वी में इसने फिर अपनी राजधानी बनाया। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ये भी मैंने आपको बात बता दी, ये बात भी मैंने आपको बता दी, ठीक है, जो सिक्के चलाई, ठीक है ना, सिक्का परिवर्तन काल। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि होली का त्यौहार मनाने वाला पहला शासक कौन था, पहला सुल्तान कौन था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो कि होली का त्यौहार मनाता था। अब एक बात और जानो इसके बारे में, क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, जैनों का एक विद्वान होता है राजशेखर, उसको क्या करता है, अपने यहाँ संरक्षण देता है। जैनों का विद्वान राजशेखर किसके दरबार में संरक्षण पाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में संरक्षण पाता है। अब दोस्तों एक बात और, क्या होता है, आपने 2 राज्यों के नाम सुना होता है, हिंदू राज्य। अब इसमें बात जानने वाली है कि विजयनगर कौन सा राज्य था। देखो इसमें विजयनगर तो आप जानते हो, विजयनगर एक हिंदू नाम पड़ता है, तो ये हिंदू राज्य था। और एक मुस्लिम राज्य होता है बहमनी। बहमनी आपको पता होना है, मुस्लिम के तरीके से जैसे नाम होता है ना, मुस्लिमों नामकरण होता है, हिंदुओं में नामकरण होता है, तो उस आधार पर याद करना है। सामाजिक भेदभाव यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है भाई, ठीक है ना, मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ। बहमनी आप एक तरीके से देखोगे तो आपको बहुत कम नाम मिलेगा, ये कि मुस्लिमों में ऐसे नाम मिल जाएंगे, मिलता जुलता है एक तरीके से। तो इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में इन 2 राज्यों का क्या होता है, स्थापना होती है, स्थापना होती है। जैसे आपको पता होगा कि ये विजयनगर हरिहर बुक्का वाले जो 2 शासक होते हैं, भाई होते हैं दोनों, वो करते हैं इसकी स्थापना। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, जब पढ़ाऊँगा बहमनी और विजयनगर तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब दोस्तों क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है ना, ये क्या करता है कि कृषि के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना करता है। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा, क्वेश्चन अगर यूपीएससी बनाएगी तो वो बनाएगी दीवान कोही नामक विभाग क्या है, का संबंध किससे है, तो किससे है, कृषि विभाग से है। अब देखो एक बार रिवीजन, मोहम्मद बिन तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 में, 1325 में, ठीक है ना, मकान मतलब कि एक तरीके से जो भी मकान बनवाता है कौन, उसका पुत्र, ठीक है ना, कौन बनवाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। 1325 में कौन बनता है शासक, मोहम्मद बिन तुगलक, और कब तक शासक करता है, 1351 तक, ठीक है ना। होली का त्यौहार मनाने वाला पहला शासक होता है। इसके बारे में आप जान लिए। अब क्या होता है, अब क्या होता है इसके बारे में और जान लेते हैं हम। ये क्या होता है कि 1351 में, अभी इसकी मृत्यु के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। 1351 में क्या होता है कि सिंध क्षेत्र में एक विद्रोह होता है, उसको दबाते हुए, मतलब कि सिंध विद्रोह में लड़ते हुए एक तरीके से सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब उसी के दरबार में एक होता है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है, अब ये लिखता है, क्या लिखता है कि कौन लिखता है, ये तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा इस बारे में बहुत कम ही पता होगा, लेकिन संभावना क्या होता है कि अब्दुल कादिर बदायूनी क्या लिखता है ये नहीं होगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ऐसा कौन सा शासक था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है ना। 1325 से लेकर के 1351 तक, जो कि क्या बनता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है। अच्छा ये बात लिखता कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाने के बाद अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है, ठीक है ना, ये आप जान गए। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कौन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या होता है, 1351 से लेकर के 1388। दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1388, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1388,
ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में मतलब कि वो एरर है, तो यहाँ पे आएगा 1388। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक क्या होता है, दिल्ली की गलती पे बैठता है। ठीक है ना, ये देखना सही कर लेना। जैसे वैसे PDF प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी मैं सही करके। 1351 से लेकर के 1388 तक क्या होता है, गद्दी पे बैठता है। ये सही कर दो फिर से, ठीक है, इसके बारे में आप जान लो। ये क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है, चचेरा भाई होता है। इसका राज्याभिषेक सिंध में होता है। अब ये सिंध को जीत लिया होता है, क्योंकि सिंध को ही विजय प्राप्त करने के चक्कर में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका राज्याभिषेक क्या होगा, सिंध में हुआ। इसने क्या किया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। आप दोस्तों जजिया कर की बात करते हो जी, क्या है जजिया कर, मैं पहली बार सुना हूँ। अगर सुना भी हूँ तो इसके बारे में पता नहीं है कि जजिया कर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जजिया कर एक गैर धार्मिक कर था, मतलब कि मुस्लिमों पर नहीं लगाएगा। ठीक है ना, जजिया कर मुस्लिमों पर नहीं लगाया जाता था और धर्मों के लोगों पर लगाया जाता। लेकिन इसने क्या किया कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जो उस समय के पंडित और विद्वान हुआ करते थे उन पे जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मण जाति के लोग जो थे। ठीक है ना, जजिया कर का मतलब ही था कि एक गैर धार्मिक कर था, लेकिन इसने क्या किया कि ब्राह्मणों पर ही लगाया जजिया कर, फिरोज शाह तुगलक। अब जजिया कर के बारे में हम जान लेते हैं कि जजिया कर का इतिहास क्या रहा है। ठीक है ना, बाकी तो हम पढ़ते रहेंगे। दोस्तों क्या रहा, जजिया कर एक गैर धार्मिक कर्म था। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिमों पर नहीं लगता था, बाकी धर्मों के लोगों पर लगता था जजिया कर। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। अब दोस्तों अकबर प्रथम था, आपको पता है ना, इसकी वही जिसकी गाथाएं बहुत ज़्यादा हैं अकबर की। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, अकबर आता है, कब आता है अकबर कब आता है, अकबर आएगा मुगल काल में। अभी हम मुगल काल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम तुगलक काल, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जजिया कर की हिस्ट्री एक बार बता दे रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा भी पढ़ोगे तो दोबारा फिर आएगा। तो अकबर प्रथम क्या करता है, जजिया कर को समाप्त कर देता है। ब्राह्मणों पर लगाता कौन है, फिरोज शाह तुगलक, और सर्वप्रथम कौन लगाता है, मोहम्मद बिन कासिम, और इसको समाप्त कौन करता है, आके अकबर प्रथम। लेकिन इसके बाद अकबर के बाद क्या होता है कि औरंगजेब आता है, वो क्या करता है, अकबर के बाद औरंगजेब नहीं आता है। ठीक है ना, ये मत समझ लेना, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जजिया कर की हिस्ट्री बता रहा हूँ। अकबर तो हटाता है, लेकिन उसके बाद जो ये मुगल काल का शासक एक और आता है औरंगजेब, ये क्या करता है कि ये फिर से लगा देता है जजिया कर। क्या करता है, जजिया कर फिर से लगा देता है। ये हिस्ट्री आप जान दो। हटाता कौन है, अकबर। सर्वप्रथम लगाया कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम कौन लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। उसे हटाया कौन, अकबर। और दोबारा कौन लगाया, औरंगजेब। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाया, फिरोज शाह तुगलक। ये आपको पता चल गया। अब बात आती है नेक्स्ट बात ये आती है कि फर्रुखसियर ने एक बार जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब लगाया, लेकिन फर्रुखसियर ने एक बार हटा दिया इसको। लेकिन क्या हुआ कि उसको राजस्व घाटा होने लगा। राजस्व घाटा होने के बाद क्या हुआ कि उसने फिर से लगा दिया पुनः जजिया कर। कहा कि जी इसको तो भाई लगाना ही पड़ेगा, मेरे को तो व्यापार में नुकसान हो रहा है, घाटे में नुकसान हो रहा है, मेरा राजस्व घाटा होता है। लेकिन बाद में जो होता है कि ये भी गुलाम वंश का एक शासक आता है, मोहम्मद शाह। ठीक है ना, जिसने क्या करता है, जजिया कर को बंद कर देता है। क्या करता है, जजिया कर को बंद कर देता है मोहम्मद शाह। इसके बाद से जजिया कर कभी नहीं लगता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात होती है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों क्या होता है कि अब ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो आपको पता है कि धर्म के प्रति कितना निष्ठावान क्या होगा। ये क्या होता है कि एक मंदिर होता है, मतलब कि अनेक मंदिरों को तोड़ता है और कहता है कि इनकी मरम्मत नहीं करवानी। अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो ये मत करना कि दोबारा इसको फिर बनवा लेना। फिरोज शाह तुगलक अनेक मंदिरों को तोड़ता है और मरम्मत पर उसकी क्या करता है, पाबंदी लगा देता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात जो आगे बनती है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो लाइनें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब आप समझ लो, फिरोज शाह तुगलक ने खराज लगान क्या होता है कि लूट का माल। अगर किसी ने इसके राज दरबार में लूटा हुआ माल है तो उस पर भी क्या होता है, लगान लगेगा और वो राजकोष में जाएगा। दूसरे मतलब कि इसके राज्य में नहीं है, दूसरे राज्य से अगर किसी ने माल लूटा हुआ है इसके राज्य का कोई सदस्य, तो उस पर क्या होगा, उस लूट के माल पे भी लगान लगाएगा ये, तो उसको खराज लगान बोलते थे।
दूसरे जजिया मैंने आपको बता दिया, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिर होता है जकात। जकात देखो, जजिया और जकात में अंतर पूछा जाता है। जजिया लगता था गैर मुसलमानों पर और जकात लगता था मुस्लिमों पर, ठीक है ना। ऐसे मतलब कि ये किसके लिए जकात तो क्या होता है कि जो भी कर होता है जकात नामक जो कर इकट्ठा होगा वो सिर्फ मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाएगा, वो किसी और पे नहीं खर्च किया जाता। जजिया कर का संबंध था गैर मुसलमानों पर और जकात जो कर था उसका संबंध मुस्लिमों से था। ये आपको जान मतलब कि आप समझ गए होगे जजिया और जकात के बारे में। खराज लूट के माल पे लगाया जाने वाला कर। जजिया गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर। जकात ऐसा कर जो कि मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाता था, ठीक है ना। इसने क्या किया कि इन 3 करों को छोड़ करके फिरोज शाह तुगलक ने सारे कर को क्या किया, समाप्त कर दिया। इसी कारण दोस्तों क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक को आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सुल्तान काल का अकबर कहा जाता है। क्या होता है, सुल्तान काल का अकबर किसे कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान काल का अकबर कहा जाता है। जजिया, जकात, खराज लूट के माल पे लगने वाला कर, ठीक है ना। जजिया गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर। जकात मुस्लिमों पर ही खर्च किया जाने वाला कर। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे इसके बारे में ही जानने की और ज़रूरत क्या है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। दोस्तों होता क्या है, एक मतलब कि हेनरी फिरोज शाह जी कहते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसने क्या किया, हिसार शहर, फिरोजाबाद शहर, फतेहाबाद, जौनपुर नगर, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीएससी मतलब यूपीएसआई ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जौनपुर नगरों की स्थापना किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। और दोस्तों इसने क्या किया, जो फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से जो शहर जाना जाता है ना, नगर न्यू दिल्ली में, इसने ही बसाया उसको। फिरोज शाह कोटला नगर किसने बसाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार की स्थापना किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये आप जान गए होंगे। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात और, ये बात ये है दोस्तों, मैं आपको कुतुब मीनार की पहले वो बताता हूँ हिस्ट्री। क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की निर्माण करवाता है, एक तरीके से कुतुब मीनार का नींव रखता है और पहली मंजिल बनवा देता है। पहली मंजिल से लेकर के तीसरी मंजिल कौन बनाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश बनवाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो फिरोज शाह तुगलक होता है, अब ये क्या करता है कि जो 3 मंजिलें होती हैं उनमें से कोई ध्वस्त हो गई होती है, थोड़ी बहुत खराबी आ गई होती है उसमें, उसका ये मरम्मत भी करवाता है। और क्या करता है, ये 5वीं मंजिल का निर्माण करवाता है। जो 4थी मंजिल होती है, 4थी मंजिल की मरम्मत भी करवाता है और 5वीं मंजिल का दिल्ली को राजधानी कौन बनाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ही बनवाता है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ही दिल्ली का राजधानी बनवाता है ना। पहले तो ये राजधानी परिवर्तन हो गई होती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है कि दिल्ली ले आता है। उस समय फिरोज शाह तुगलक भी क्या होता है कि वो सिंध में तो इसका राज्य अभिषेक हुआ होता है, लेकिन ये क्या करता है दिल्ली में क्या करता है, जो ये अशोक स्तंभ होता है मेरठ से दिल्ली ले आता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये क्या होता है कि खैरात दान विभाग की स्थापना करता है। ये किसके लिए, महिलाओं एवं बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए। दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना करता है महिलाओं एवं बच्चों के लिए, कौन, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा एक बात और ही काम करता है, जो आज ये पार्क पैलेस खुले हुए हैं ना, उससे पहले इसने फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा काम कर दिया था। वो काम क्या था, फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो,
लोक निर्माण विभाग एवं रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था? कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब दोस्तों आगे फिर जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। पुरी में जगन्नाथ स्थित मंदिर है, वहां पे क्या किया इसने, उसको तोड़ फोड़ करवाया, उसकी हानि पहुंचाई। दोस्तों अब क्या होता है कि फिरोज शाह ने 5 नहरों का निर्माण करवाया। पहली नहर का निर्माण कौन कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नहरों का निर्माण कौन करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। और 5 नहरों का निर्माण कौन कराया? फिरोज शाह तुगलक। और उन नहरों में प्रमुख नहरें 2 थी। कौन? आलू हनी नहर, राजवाह नहर है, वाह है ये, ठीक है ना। राजवाह नहर क्या थी? वो प्रसिद्ध थी। फिरोज शाह ने 5 नहरों का निर्माण। अच्छा, नहरों के निर्माण का जन्मदाता कौन था? वो इससे पहले वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। ये आप जान गए होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना, जो होता है, अब क्या होता है कि फिरोज शाह तुगलक क्या होती है? मृत्यु हो जाती है एक तरीके से, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो अब उसके आगे के उत्तराधिकारी क्या होते हैं? तुगलक शाह होता है, उसके बाद अबू वर्क होता है, उसके बाद मोहम्मद शाह कुमायूं होता है और महमूद शाह होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1320 से लेकर के 1413 तक चलता है, लेकिन इसके बारे में जो जानने की ज़रूरत है 1388 तक। इन्हीं 3 शासकों के बारे में जानने की ज़रूरत है। नहीं तो लास्ट में ये जो कब होता है, 1320 में शासक होता है कौन? नहीं, 1413 की बात कर रहा हूँ, 1320 नहीं, ठीक है। 1413 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, 1413 की बात कर रहा हूँ। दोस्तों 1 मिनट, बैटरी लो हो गई है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। फिर तो क्या होता है कि फिरोज शाह के उत्तराधिकारी ये होते हैं 4। 1388 के बाद 1413 तक हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये 4 शासक आए होते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में हमें कोई जानने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। तो इनका मतलब मैं क्रम दिखा लिया हूँ कि फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आता है? तुगलक शाह आता है, अबू वर्क आता है, मोहम्मद शाह कुमायूं आता है और महमूद शाह आता है। महमूद शाह जो कि 1413 में शासक होता है। तो इसके शासनकाल में एक आक्रमण होता है, कौन? जो तैमूरलंग होता है, ठीक है ना। तैमूरलंग होता है, वो क्या करता है? इसके शासनकाल में आक्रमण करता है। ये बात हम जान लिए। अब एक बार मैं फिर से रिवीजन के तौर पे कह रहा हूँ, कब से शुरू कर रहा हूँ? गुलाम वंश से। गुलाम वंश के बारे में देखो, जानो पहले गुलाम वंश के बारे में। 1206 ईस्वी में कौन स्थापना करता है? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर के 1210 तक शासन करता है। फिर आता है कि 1210 से लेकर के 1231 तक आता है इल्तुतमिश, जो कि उसका दामाद होता है, ठीक है ना। उसके बाद 1236 तक, 1210 से लेकर के 1236 तक होता है। 1236 से लेकर के 1240 तक पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान क्या होती है? गद्दी पे बैठती है। उसके बाद उसके भाई वगैरह आते हैं। 1266 से लेकर के 1287 तक बलबन आता है, लव एंड रक्त की नीत वाला, ठीक है ना। उसके बाद 1287 लेकर के 1290 में उसका जो लड़का होता है कैकुबाद और क्यूमर्स, उसका नाती और उसका लड़का, ये बैठते हैं। फिर क्या होता है कि खिलजी वंश के शासक, ठीक है ना, खिलजी वंश के शासन जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स की हत्या करके खुद जो है खिलजी वंश पे स्थापना कर लेता है। 1290 से लेकर के 1295 तक वो क्या होता है कि गद्दी पे बैठा रहता है, ठीक है ना, 1296 तक। तो जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का जो एक तरीके से उसका एक भतीजा बोलते हैं उसको, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी, उसकी हत्या कर देता है, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है ना। तो उसकी हत्या करके क्या होता है? गद्दी पे बैठ जाता है। और 1296 से लेकर के 1316 तक वो गद्दी पे बैठा होता है। उसके बाद मैंने आपको खिलजी वंश की बता दिया हिस्ट्री। 1316 से लेकर के क्या होता है कि एक हिंदू शासक आता है, ठीक है, वो बैठता है, उसकी हत्या करके जो है क्या आता है? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। कब? 1400 कब?
नहीं 1320 ईस्वी में। अब वो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना कर देता है 1320 से लेकर के। उसके बाद 1320 से लेकर के 1413 तक चलता है कौन, तुगलक वंश। अब इसके बारे में जानने की जरूरत यह है कि गयासुद्दीन तुगलक कब से कब आता है, तो 1320 से लेकर के 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक होता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका लड़का खिज्र खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, 1325 से लेकर के 1351 तक वो गद्दी पे बैठता है। फिर 1351 से लेकर के 1388 तक कौन बैठा होता है गद्दी पे, कौन, फिरोज शाह तुगलक, जिसने 5 नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ मेरे को, याद होगा आपको, होली का त्यौहार कौन मनाता था, होली का त्यौहार मनाता था कौन, होली का त्यौहार कौन मनाता था, अब बताओ। ऑप्शन देता हूँ तुम्हें, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक। कौन मनाता था इसमें, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है ना, आप जान गए होगे जहाँ तक। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, इसके बाद का जो शासनकाल आता है वो आएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय।